अस्सलामुअलैकुम, आई एम राजा जुनैद। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और प्लेट्स के ऊपर चार्ज का स्टोर होना और इनफाइनाइट प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करते रहे हैं। आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ओपन की होंगी या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ओपन की होंगी तो कुछ इस तरह की चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे नज़र आए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, या फिर इस तरह के, या फिर इस तरह के, या फिर इस तरह के। अब ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे ये मौजूद हैं, ये हैं क्या और ये कैसे काम करती हैं, हर एक को ज़रा अगर आप लोग गौर से देखें तो इन्हें हमें शेप भी डिफरेंट नज़र आ रही है और ये अक्सर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर भी और इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर भी मौजूद होते हैं। ये क्या चीज़ें हैं और ये कैसे काम करती हैं, इन्हीं पे आज ज़रा बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी पिक्चर्स मैंने आप लोगों को शो की, वो हैं आप लोगों के पास, उनको हम लोग नाम देते हैं कैपेसिटर्स। और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, वो अगर बाज़ दफ़ा प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती, कोई मोटर्स प्रॉपरली तौर पे स्टार्ट नहीं हो रही होती, तो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि इसका कैपेसिटर ख़राब हो गया जी, इसका कैपेसिटर चेंज करें। अब वो जो कैपेसिटर ख़राब हो गया है वो देखने में कैसा लगता है और वो काम कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में आया कोई इक्वेशन है, हमें फिजिक्स उसके बारे में क्या बताती है, आज के लेक्चर में वो सारी चीज़ें ही डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं बाकायदा तौर पे कैपेसिटर की तरफ और इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि कैपेसिटर हमारे पास है क्या। तो आज हम लोग जो इसकी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, पहली जो है वो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, या दूसरे अल्फाज में कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरे में हम लोग इसका चार्जिंग पढ़ेंगे कि कैपेसिटर कोई भी है वो चार्ज कैसे होता है। तीसरे में हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस, ठीक है, और साथ में ही इसका यूनिट और कैपेसिटेंस जिन चीज़ों पे डिपेंड करती है तो वो चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले अपने टॉपिक के ऊपर कैपेसिटर से स्टार्ट लेते हैं और ये जितनी भी नीचे चीज़ें हैं इनको ज़रा डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अगर हम लोग इसे डिफाइन करें तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटर को, द डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज इज़ कॉल्ड कैपेसिटर, यानी कि वो डिवाइस जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए, उसको हम लोग नाम देते हैं कैपेसिटर का। अब ज़रा इस पे बात करते हैं कि डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करने के लिए तो हम लोग बैटरी का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बैटरी भी अगर चार्ज स्टोर कर रही है और इसी तरह अगर हमारे पास ये जो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं कैपेसिटर भी, ये भी दोनों चार्ज स्टोर कर रहे हैं, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? उसी डिफरेंस को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले वो डिफरेंस जो बैटरी और कैपेसिटर के दरमियान हमें नजर आता है वो है इनकी कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन की मदद से ही हम लोग बैटरी के दरमियान में और कैपेसिटर के दरमियान में डिफरेंस कर पाएंगे और बाद में फिर इक्वेशन की मदद से भी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास ये चीजें कैसे होती हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन यहां पे हम लोग अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जो देखने वाले हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों के पास दो प्लेट्स लगी हैं और वो आपस में पैरेलल हैं। अच्छा, अभी जो हम लोगों ने डायग्राम्स देखी, अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल शेप का है, यहाँ पे ये भी सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, और यहाँ पीछे देखें ये भी आप लोगों के पास सिलेंड्रिकल शेप के हैं। तो ये जो मुख्तलिफ कैपेसिटर, अब ये आप लोगों के पास स्क्वायर शेप का है, ये भी स्क्वायर शेप का है, तो इनकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट हो सकती है। मगर हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि आप लोगों के पास रेक्टेंगुलर प्लेट्स का होगा। तो फॉर एग्जांपल कैसे होगा वो जरा देख लेते हैं। तो हमारे पास दो प्लेट्स लगी होंगी इस तरह। ठीक है, ऐसे ये हो गई एक प्लेट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक दूसरी प्लेट लगी होगी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे एक दूसरे के आमने सामने। फॉर एग्जांपल इस प्लेट को नाम दे देते हैं प्लेट ए और इसको नाम देते हैं प्लेट बी। यहाँ से बैटरी का टर्मिनल लेके आते हैं और यहाँ से एक बैटरी का टर्मिनल लेके आते हैं
और यहाँ पे ला के फॉर एग्जाम्पल इसको पॉजिटिव के साथ और इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, हमारे पास दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं, ठीक है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं जो कि आप लोगों के पास जिनका एक सर्टन एरिया है, ठीक है। और ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि बिल्कुल एक सामने हैं, दरमियान में इनके कोई एंगल भी नहीं बन रहा है। इनके दरमियान में जो एंगल है थीटा है वो आप लोगों के पास क्या है, 0। और इन दोनों, चौथा पॉइंट देखें तो इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट किया हुआ है, कनेक्टेड विद बैटरी, ठीक है। और कनेक्टेड विद बैटरी किया हुआ है और इन दोनों को हम लोग चार्ज देने वाले हैं ऑपोजिट चार्ज, ठीक है। ये ऑपोजिट चार्ज मीन यानी कि एक को अगर पॉजिटिव तो दूसरी प्लेट को हम लोग नेगेटिव चार्ज देंगे। अब ये तो थी इसकी कंस्ट्रक्शन, यानी कि आप लोगों के पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट है ए, एक प्लेट है बी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों रेक्टेंगुलर हैं और इनका सर्टेन एरिया है और इनके दरमियान में कुछ डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल यहां से लेके इस प्लेट तक ये जो डिस्टेंस है मैं इसे कह देता हूं ये है इनके दरमियान में डी, ठीक है। अब जब ये सारी कंस्ट्रक्शन होगी हम लोगों ने देख लिया, तो ये सिंपली एक छोटा सा सेटअप है जिसके अंदर दो प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के सामने आमने सामने रखी हुई हैं, पैरेलल हैं, उनका एक सर्टेन एरिया है। ये सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लोग कैपेसिटर को देखें तो हमें इस तरह नजर आते हैं और ये आप लोगों के पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जबकि इसके मुकाबले में अगर सिलिंड्रिकल देख लें, तो मैं सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के लिए बता रहा हूं, तो उसमें दरमियान में आप लोगों के पास एक प्लेट होती है इस तरह। फॉर एग्जाम्पल चले मैं इसको थोड़ा ठीक करके बना लेता हूँ। अगर आप लोगों के पास यहाँ दरमियान में एक ऐसे एक सिलेंडर बना होगा, ठीक है, और इसके बाहर एक सिलेंडर बना होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे। अब इस वाले को हम लोगों ने एक वायर लगा के, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ इसको पॉजिटिव, तो इस वाले को लगा के हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज दिया होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ना कैपेसिटर सिलिंड्रिकल नजर आता है, बाहर दो वायर्स निकली होती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज एकमुलेट होगा और ये जो बाहर वाला है इसके ऊपर कौन सा चार्ज एकमुलेट होगा, इसके ऊपर सारे पे पॉजिटिव। तो ये भी हम लोगों के पास है इसी तरह, मगर यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो सर्कुलर प्लेट्स नहीं है, सिलिंड्रिकल शेप में नहीं है, वो पैरेलल हैं, स्ट्रेट हैं और एक दूसरे के आमने सामने हैं। जबकि यहाँ पे तो ये सिलिंड्रिकल शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे और इस चीज को देखते हैं। ये तो थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब जरा बात करते हैं इसकी चार्जिंग पे कि चार्जिंग इस कैपेसिटर की अगर होगी तो चार्जिंग कैसे होती है। तो जरा आते हैं चार्जिंग के ऊपर और उसको डिस्कस करते हैं जी। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, यानी कि ये मेरे पास एक प्लेट है, इसको हम लोग फ्रंट व्यू से देख रहे हैं और ये है मेरे पास दूसरी प्लेट, ठीक है। यहाँ से टर्मिनल हम लोगों ने बैटरी के लगाए हुए हैं, ठीक है, इस तरह, और ये आ गया मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल। जबकि यहाँ से ऐसे लगा के हम लोग आए हुए हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की साइड पे, ठीक है, ये नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा जरा उसे देखते हैं। ये मेरे पास आ गई बैटरी, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही पॉजिटिव आप लोगों ने लगाया तो इधर जितने भी पॉजिटिव पे क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो यहाँ पे इस जो प्लेट है मेटल की, इससे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, जो अगर फॉर एग्जांपल ये प्लेट ए है तो ये प्लेट बी है, प्लेट बी के इनर साइड पे आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, ठीक है। तो यहां से जो आप लोगों के पास नेगेटिव चार्जेस हैं वो आके यहाँ पे कमुलेट होंगे, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता एक पोटेंशियल वी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये तो आहिस्ता आहिस्ता जो आप लोगों के पास चार्ज कमुलेट होना शुरू होगा, तो अब जब ये प्लेट्स फुली चार्ज हो जाएंगी तो इनके दरमियान में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जिसे हम लोग नाम देते हैं वी। अब अगर आप यहां से कोई सर्किट इसको ब्रेक भी कर दें, बैटरी को हटा भी दें, तो ये प्लेट्स ऐसे ही चार्ज रहेंगी जैसे ये पहले मौजूद थी। यानी कि
कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज होने के लिए एक सर्टेन टाइम रिक्वायर होता है, ठीक है, और उस टाइम के अंदर, मगर ये टाइम जो है वो रिक्वायर जो होता है ये बहुत ही लेस टाइम होता है, मगर इन्हें एक टाइम चाहिए जिसके अंदर ये दोनों प्लेट्स इसकी चार्ज होंगी अप टू अ सर्टेन पोटेंशियल। अब ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे भी डिस्कस कर ली कि आप लोगों के पास यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी कनेक्ट की, बैटरी की वजह से प्लेट्स जो हैं वो चार्ज हुई। चार्ज कैसे हुई? चार्ज हुई हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। किसकी वजह से जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। यानी कि एक प्लेट के ऊपर हम लोगों ने चार्ज को इंड्यूस किया तो उसके इफेक्ट की वजह से दूसरे के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और यहां से कोई भी चार्ज इधर मूव करके नहीं आया प्लेट पे, बल्कि इसके अट्रैक्शन की वजह से यहां पे चार्ज एकमुलेट होना शुरू हो गए। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और ये था हमारे पास चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। अब इधर से ही आगे चलते हैं थोड़ा, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के साथ हमारे पास एक चीज और रिलेटेड है जो कि है आप लोगों के पास कैपेसिटेंस। और ये कैपेसिटेंस क्या है जरा इसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कैपेसिटर पढ़ लिया तो कैपेसिटर के साथ कैपेसिटेंस को भी देखते हैं कि वो क्या चीज है। अच्छा जी, हम लोग कैपेसिटेंस को कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि ये कैपेसिटर की खासियत होती है, यानी कि वो कितना काबिल है कि अपने ऊपर चार्ज को स्टोर कर सके। तो अब देखें ये काबिलियत किसी कैपेसिटर की ज्यादा भी हो सकती है और किसी कैपेसिटर की कम भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटेंस की काबिलियत ज्यादा करने में और कम करने में कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। अब वो फैक्टर्स क्या हैं उसको देखते हैं। अब पहले कैपेसिटेंस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं और इसे समझ लेते हैं। देखें मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इसी तरह का कैपेसिटर अगर मेरे पास यहाँ पे एक और मौजूद है और ये वाला कैपेसिटर जो है ये अपने ऊपर 5 कूलम चार्ज स्टोर करता है जबकि ये 100 कूलम चार्ज स्टोर करता है। तो मुझे ये बताएं इन दोनों कैपेसिटर, अगर इसे मैं कहता हूँ कैपेसिटर C1 और इसे मैं कहता हूँ कैपेसिटर C2, तो मुझे ये बताएं इन दोनों कैपेसिटर में से एबिलिटीज ज्यादा किसकी है चार्ज स्टोर करने की? ऑब्वियसली C2 वाले की। अब ये क्यों इसने चार्ज 100 जो है वो जो 100 कूलम चार्ज स्टोर किया और इसने 5 कूलम, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उन पे बात करते हैं। कैपेसिटर्स की हमें समझ आ गई, वो क्या है? वो एबिलिटी है किसी भी कैपेसिटर की कि वो अपने ऊपर चार्ज स्टोर करे। अब चार्ज ज्यादा स्टोर करना मतलब कि उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है और चार्ज कम स्टोर करना मतलब कि उसकी कैपेसिटेंस कम है। इस पर जरा बात करते हैं कि कैपेसिटेंस अगर ज्यादा है तो वो किन फैक्टर से ज्यादा हो सकती है, कम है तो किन फैक्टर से कम हो सकती है। पहला जो आप लोगों के पास फैक्टर है वो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, कि प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हम लोगों के पास कितना है। अब इस डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्लेट्स हैं, ठीक है, एक ये प्लेट आ गई, एक ये प्लेट आ गई, ठीक है, और इनके दरमियान में ये डिस्टेंस एक है मेरे पास D। इसी तरह मेरे पास एक और कैपेसिटर है, बिल्कुल सेम प्लेट्स हैं उसकी और उनके दरमियान में डिस्टेंस कम है। अब ये ऐसे, अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी तो यहां पे फॉर एग्जांपल अगर 5 चार्जेस हैं तो ये यहां पे नेगेटिव पे भी 5 चार्जेस को ही अट्रैक्ट करेगा। मगर अगर इसको मैं इसके करीब कर दूं और ज्यादा इनके करीब कर दूं तो यहां पे ये होगा कि इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जब इंक्रीज होगी तो यहां पे ऑटोमेटिकली अगर 5 चार्ज स्टोर हो रहे थे अब 6-7 एक प्लेट पे, 6-7 दूसरी प्लेट पे स्टोर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने क्या किया, प्लेट्स को करीब ला के चार्ज को बढ़ा दिया। और अगर कैपेसिटेंस को मैं C से डिनोट करूं तो इसका मतलब ये है कि जब डिस्टेंस ज्यादा है तो चार्ज कम स्टोर हो रहा है और जब डिस्टेंस कम है तो चार्ज ज्यादा, यानी कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। तो इसका मतलब है यहां पे डिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का आपस में इनवर्स रिलेशन है। देखें डिस्टेंस ज्यादा था ना तो चार्ज कम स्टोर हुआ, अब डिस्टेंस कम किया तो चार्ज ज्यादा, तो इनका इनवर्स रिलेशन है। ये कम होता है तो ये ज्यादा होता है तो ये कम हो जाता है, तो ये इनवर्स रिलेशन था। तो हमें ये समझ आई कि पहला जो है वो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है।
अब दूसरा देखते हैं, वो है एरिया ऑफ प्लेट्स, या दूसरे अल्फाज में अगर हम लोग बोलें तो हम लोग कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन, यानी कि कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन किस तरह हुई है। वो सिलेंड्रिकल शेप में है, वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो हम लोग सिंपली रेक्टेंगुलर शेप को डिस्कस करने वाले हैं, तो लिहाजा उसी को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स में एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, वो मेरे पास इतनी सी हैं, ठीक है, ये इतनी सी प्लेट्स हैं। और दूसरी तरफ मेरे पास एक कैपेसिटर है, उसकी जो प्लेट्स हैं वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी हैं, ठीक है, इससे कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। ये ऐसे मैं अगर बना लूँ, ऐसे आप लोगों को शो कर दूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये जो कैपेसिटर 1 है, इसकी प्लेट्स छोटी हैं, इसका एरिया कम है, इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा क्यों, या इन बड़ी प्लेट्स के ऊपर चार्ज ज्यादा स्टोर होगा? ऑब्वियसली ये जो बड़ी वाली प्लेट्स हैं इनके ऊपर चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। मतलब ये कि हम लोगों ने एरिया यहां पे कम रखा तो कैपेसिटेंस भी कम हुई, यहां पे एरिया ज्यादा किया तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा फैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के, यानी कि जो एरिया है, एरिया को जब आप लोग ज्यादा करोगे तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी, एरिया को कम करोगे तो कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगी। तो ये था दूसरा रीजन। अब आते हैं तीसरे रीजन पे और उसको देखते हैं जरा। तीसरा रीजन वो है आप लोगों के पास डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कि इन प्लेट्स के दरमियान में यूज होने वाला जो मीडियम है वो कौन सा है, वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का अब क्या मतलब है उसे भी समझते हैं। तो चलें जी, हम लोगों ने दो जो फैक्टर्स थे वो डिस्कस कर लिए, एक था डिस्टेंस वाला, एक था एरिया वाला। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पे जो कि है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम वाला। अब ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या है इसको जरा समझते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब ही ये है, डाई का मतलब होता है टू, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि यहां पे आप लोगों के पास क्या बनने वाले हैं, डाइपोल्स बनने वाले हैं। अब डाइपोल्स कैसे बनते हैं वो उस पर भी जरा सी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ये एक प्लेट थी, मैं सिर्फ फ्रंट व्यू बना रहा हूँ। अब मैं आइसोमेट्रिक व्यू जैसे ऊपर शो किए थे वो नहीं बना रहा, ये मेरे पास प्लेट्स थी, ठीक है। इनके दरमियान मेरे पास पहले कोई मीडियम नहीं था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों चार्जेस मेरे पास मौजूद थे यहाँ पे। अब दरमियान में कोई मीडियम भी मौजूद नहीं था। अब इतने में मैं क्या करता हूं, इनके दरमियान में एक ऐसा मीडियम ला के रखता हूं, ठीक है, ऐसे एक ऐसा मीडियम ला के रखता हूं जिसके अंदर डाइपोल्स हैं, यानी कि वहां पे जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है उसके ऊपर आप लोगों के पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ बने हुए हैं, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, और वो ओरिएंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर फॉर एग्जांपल ये कंसिडर करें कि अभी जो है वो आप लोगों के पास किसी किस्म का कोई चार्ज भी मौजूद नहीं था प्लेट्स पे, तो वो डाइपोल्स आप लोगों के पास कुछ ऐसे पड़े होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना लूँ, ऐसे पड़े होंगे, यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक इस तरह पड़ा होगा, यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ पे एक और इस तरह पड़ा होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे और इनके ऊपर चार्ज आना शुरू हो जाएगा, तो ये डाइपोल आप लोगों के पास मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, ये ऐसे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, ऐसे रोटेट करना शुरू कर देंगे। और रोटेट क्यों करेंगे, देखें ये वाली जो ऊपर वाली साइड है ये है आप लोगों, ठहरे मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये वाली जो साइड है, ये वाली जो ब्लू जिस पे मैं लगा रहा हूं, ये है पॉजिटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये से रिपेल करेगा और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस तरफ, और ये नेगेटिव है तो इसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये पूरे का पूरा ऐसे रोटेट होगा। तो आप लोगों के पास जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगी वो डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं प्लेट्स दोबारा से बना लूं, तो ये मेरे पास आ गई प्लेट्स, ठीक है, और इसके दरमियान में ये मेरे पास आ गया डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। तो सॉरी एक मिनट, मैं ज़रा ऐसे, ये आ गया डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। अब ये ओरिएंट कैसे हो जाएंगे, ये ओरिएंट ऐसे हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव, इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव, इस तरफ अगेन आ जाएगा पॉजिटिव, इस तरफ अगेन नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इधर हमारे पास क्योंकि नेगेटिव चार्जेस थे प्लेट पे और इधर मेरे पास थे पॉजिटिव चार्जेस, तो अब क्या हुआ, ये ऐसे शिफ्ट हुए हैं, ऐसे यानी कि रोटेट किया। तो
तो अब इनके शिफ्ट होने की वजह से यहां पे और ज्यादा मजीद चार्ज अकोमुलेट होंगे, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन्हें हेल्प कर रहा है कि ये अपने ऊपर, क्योंकि ये जो पॉजिटिव देखें यहां पे ये अगर मैं ब्लू कलर से बनाऊं ना तो यहां पे एक बाउंड्री सी क्रिएट हो रही है, ये देखें ये दरमियान में, और इधर आप लोगों के पास कौन से चार्जेस हैं, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इधर कौन से चार्जेस हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, जो इन्हें हेल्प करेंगे कि ये अपने ऊपर और मजीद ज्यादा चार्जेस को स्टोर कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो आप लोगों के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। इसका मतलब है मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कैपेसिटेंस और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोगों ने यूज किया वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए हमारे पास कितने रिलेशंस आ रहे हैं, ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। अगर इन तीनों को मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास ये इक्वेशन बनती है C इक्वल्स टू K, ठीक है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, तो आ गया, फिर A ऊपर आ जाएगा, फिर सारों को जरा कंबाइन कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, और कांस्टेंट अगर 1 पुट करें तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, और इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन ए। यानी कि यहाँ पे हम लोग जो इक्वेशन डिफाइन की है कैपेसिटेंस की वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या इसे दूसरी फॉर्म में भी बाज़ लोग ऐसे चेंज करके लिखते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लिखते हैं A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, इससे हम लोग किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मालूम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे कैपेसिटेंस की, और उसके हम लोगों ने तीनों फैक्टर्स देख लिए। एक फैक्टर था हमारे पास उन प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस, दूसरा था हमारे पास एरिया, और तीसरा था हमारे पास जो उनके दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ये 3 चीज़ें थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसका ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं, देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या कुछ डिस्कस किया। So we started the lecture from the definition of a capacitor, the device which is used to store the electric charge. Then we discussed construction of the capacitor. We saw that it was 2 plates which are parallel to each other, and those 2 plates were connected to different terminal of a battery, positive and negative, and positive and negative charge comes on the plate, and they develop a potential V after some time. Then we discussed charging of a capacitor, and we discussed that electrostatic induction is the main cause which helps capacitor to charge its plates, and we deeply discussed what is electrostatic induction, and we discussed all the procedure and all the important concepts that how charge moves from battery to a plate. Then we discussed capacitance of a capacitor. We defined it, the ability of a capacitor to store the electric charge, and we show that what does ability of a capacitor means, and then we discussed different factors which affect its ability to store the charge, and we saw that 3 factors were there. One was the distance, and we saw that the distance between the plate and capacitance were inversely proportional to each other. And the second factor was area of the plate, which was directly proportional to the capacitance. If we increase the area of the capacitor, then the capacitance increases, and if we decrease the area of the capacitor, the capacitance decreases. The third factor was dielectric constant. So dielectric medium or dielectric constant. Dielectric medium was that medium in which dipoles were created, and which helps it to electrostatically store much charger as compared to other capacitor which don't have dielectric medium between their plates. So we saw that dielectric constant is directly proportional to the capacitance. So we combine these 3 equation number 1, equation number 2, and equation number 3, and we get the final result for the capacitance, which is equal to C is equal to A epsilon naught divided by D, and from this equation we can calculate the capacitance of any capacitor whose area, whose dielectric medium, and the distance between the capacitor is given. So that's all for today. You have to write all the things which I have discussed in this lecture for the capacitor. You have to draw a neat and clean diagram and define each and everything and all the concept in your own words,
and you have to submit it today. So that's all for today. Stay tuned. Allah Hafiz.